नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श, और जिसमें हम सुनाने जा रहे हैं आपको उन कहानियों को जिसको हमने पीछे के अंक में छोड़ा और अब आपको लेकर चलेंगे देश के विभिन्न प्रांतों की उन कहानियों को संकलित करने वाले आईपीएस ऑफिसर चिरंजीव नाथ सिन्हा जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। और आपने ये बहुत महत्वपूर्ण संकलन। धन्यवाद सर, आपका भी और रेडियो जय घोष के सभी श्रोताओं को पुनः मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। आपने पिछले अंक में सुना कि हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के तमाम वो वीर स्वातंत्र्य सेनानी जिनकी बलिदान को आपने संकलित किया है, रक्त का कण कण समर्पित, और ये प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया संकलन। और इसी तरह दूसरा संकलन जरा याद उन्हें भी कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण संकलन जिसमें देश के अलग अलग प्रांतों के वीर स्वातंत्र्य सेनानियों को संकलित किया है आपने। और ये संकलन बहुत आंखें खोलने वाला है, हमारे ज्ञान वर्धन करने वाला है और हमारे अब तक की जानकारियों को झिझोड़ कर थोड़ा विस्तार देने वाला है और हमारा फलक बढ़े, हमारा चिंतन बढ़े, हमारा जो विचार है उसमें एक आलोलन हो। ये बहुत ज़रूरी है, ये काम आपने किया है, इसके लिए आपको साधुवाद। आपको धन्यवाद। और इसके लिए मैं अपनी टीम मेंबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपनी माता जी को और अपनी पत्नी जिन्होंने कि इसमें बहुत सारा काम किया, हमें बहुत सहयोग दिया, और हमारी एक जो सहयोगी हैं भावना, उनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। रेडियो जय घोष को खास तौर पे, क्योंकि आपके माध्यम से जब ये जनता के बीच में पहुँचेगी तभी इसकी सार्थकता बनेगी। बिल्कुल, और सार्थकता इस बात भी है कि कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसका जीवन सार्थक हो जाए। वैसे तो जीवन में जितने भी देश के हमारे नागरिक हैं उन्होंने अपनी कक्षा में एक गीत प्रातः वंदना में जरूर गाया है, वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। तो कर्तव्य मार्ग जो है वो वास्तव में क्या था ये भी जानना जरूरी है। आज एक ड्यूटी आप निभा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर रहे हैं और अपनी भावना के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि आप महान सम्राट अशोक से प्रेरित हैं। जी सर। तो थोड़ा पहले ये बताएं कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली। सर, मैं बेसिकली गया का हूँ, गया और पटना के बीच का। तो सम्राट अशोक का जो जन्मभूमि है और कर्मभूमि तो खैर पूरा भारतवर्ष है, वहाँ का है। तो मुझे लगता है कि जब आज से 3000 वर्ष पूर्व, करीबन 2500-3000 वर्ष पूर्व, किसी एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा होगा कि पूरे भारतवर्ष को एक किया जाए। आज उसी की आवश्यकता है सर, उसी अखंड भारत की जो परिकल्पना है, और वो अभी हो भी रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो और उस व्यक्ति ने समाज के सिर्फ जो अपर क्लास है उसके बारे में नहीं सोचा। मैं ये बताना चाहूँगा कि उसने आम आदमी के बारे में सोचा कि एक पथिक जा रहा है तो उसको भी कुछ दैनिक आवश्यकताएं होंगी, तो उसने सराय बनवाए। उसी ने सर्वप्रथम जो है कि ऐसे छायादार वृक्ष लगवाए कि उसके नीचे कोई पथिक जो है जो आके अपना विश्राम कर सके। और वो वहीं पे नहीं रुकते हैं, वो पशु पक्षियों की भी बात करते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो एक सम्राट जो आज से 2500 वर्ष पूर्व हमारे देश के पशु पक्षियों के बारे में सोचता होगा, वो कितना महान होगा। तो ऐसे ही उनकी वो सम्राट अशोक, वो हमारे मन को कहीं ना कहीं से टच करते हैं सर। और मुझे लगा कि ये भारत आज जो है हम देख रहे हैं वो उन्हीं सब के देन के परिणाम स्वरूप आज इस स्वरूप में है सर। और उनसे ही आपको प्रेरणा मिली और आपका भी वन्य जीवों से, पशु पक्षियों से आपका भी प्रेम और अनुराग बढ़ा। और नतीजा हमारे सामने है। अब तक आप चिड़ियाघर जो लखनऊ का जू है उसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी सर। शायद ये इतिहास में पहली बार होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर जो है नहीं, किसी ऑफिसर को उन्होंने बनाया, पहली बार उन्होंने एक ऑफिसर ही बना। एक ऑफिसर को ही ये बनाया। बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धि है। और चूंकि इस उपलब्धि में ये दर्ज है कि 125 वन्य जीवों को आपने कनेक्ट किया है उन लोगों से जो इनके पालक बने हैं, जो कि चिड़ियाघर की जो एक परंपरा है वहाँ पर एक व्यवस्था है। आप भी जाके बन सकते हैं चिड़ियाघर के। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जय घोष के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि जो हमारा जो लखनऊ का जो वन्य जीव का जो केंद्र है, चिड़ियाघर है, वहाँ आप जाएं और कोई भी एक वन्य प्राणी, चाहे वो सांप हो, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो हिरन हो, आप उसको एडॉप्ट करें। आप एक तो प्रकृति से भी कनेक्ट होंगे, दूसरा इससे लखनऊ जो हमारा वन्य जीव उद्यान है, प्राणी उद्यान है, उसको भी एक आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। और आपके जो बच्चे हैं ना, उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि ये वन्य जीव भी हमारी तरह ही इस बायोस्फीयर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की। जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, जी सर, उसको बचाना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कब्जा
मनुष्यों ने किया है, और मनुष्यों ने जितने भी गलत काम किए हैं वो प्रकृति को नुकसान करने के सबसे ज़्यादा घातक निश्चित ही जो सर। परिणाम मिल रहे हैं उसमें भागीदार है वो। इसलिए ये दायित्व हम मनुष्यों का बनता है कि हम उन जीवों का जिनका जगह हमने ज़्यादा छीनी है हाँ, उनके लिए कुछ करें। निश्चित तो ही ये सर। है कि उनको आप अपने परिवार में सम्मिलित करें, और अब तक आपके प्रयासों से ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद 125 लोगों ने अडॉप्ट किया है। जी सर। ये उल्लेखनीय उपलब्धि है। और साथ ही आप पेटा जो पीपल्स एथिकल ट्रीटमेंट अवार्ड जो है उसके भी आप विजेता हैं, और अब तक देश में केवल 7 विजेता हैं। हाँ सर, आप इसमें ये था कि जो पीटा है, पीटा इंडिया इज़ ए वैश्विक संस्था है, और यह ऐसे वन्य जीवों हेतु काम करती है जिनको कहीं से रेस्क्यू कराना है या उनकी सुरक्षा करनी है। तो जब कोरोना और उसके आसपास में जब जो हमारे चूंकि खाद्यान्न का संकट, खाद्यान्न की उपलब्धता, चूंकि दुकानें बंद हो चुकी थी, तो अचानक से, लेकिन जो भोजन है वो तो सभी को चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो। तो उस समय हमारे जो सहयोगी जो हमारी संस्थाएं हैं, हमारे मित्रों ने अक्रॉस इंडिया उनके लिए काम किया, और जो ऐसे और पशु थे जो रोड पे थे उनको उन्होंने खाद्यान्न पहुंचाए, उनको ट्रीट किया, उनको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई। तो पीटा इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने मुझे 2021 का हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है, क्या क्योंकि अभी बात तक इंडिया में सिर्फ 7 व्यक्ति हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। So kind of और you, sir. मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के लोग हैं, जहां वसुधा यानी पूरी धरती के एक एक जो जीव हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, चाहे बड़े जीव हों, चाहे वन्य जीव हों, सब हमारी धरती के लिए ज़रूरी हैं। बहुत आवश्यक और ये है। चक्र है, जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो एक दूसरे पर, एक दूसरे की परस्पर निर्भरता है, और सब बचेंगे तो हम बचेंगे, इसीलिए सबका बचना ज़रूरी है। तो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आपका, और ये मुझे लगता है कि प्रकृति के प्रति समर्पण भी सबका होना चाहिए, और प्रकृति के साथ में सब कुछ जब जुड़ता है तो राष्ट्र बनता है, देश बनता है, विश्व बनता है, और उसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको हम याद कर रहे हैं, और आपका जो संकलन है जरा याद उन्हें भी कर लें, तो चलिए जरा याद उन्हें भी कर लेते हैं, और उन कहानियों को जो देश के वीर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिनको आपने इसमें संकलित किया है, उनकी उल्लेखनीय योगदान के कारण हमारे बहुत से जो क्रांतिकारी हैं जिनको हम आज सम्मान के पूर्वक देखते हैं, उनमें इनकी भागीदारी है, भूमिका है, योगदान है। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप इसमें से जो योगदान है, और उसमें भी जाति का, धर्म का, पंथ का, मजहब का, क्षेत्र का, विषय का, इसका कोई भेद नहीं है, सब विषयों के, यहाँ तक देश की सीमाओं से, सरहदों से बाहर भी जो रहने वाले थे, जब देश में आए तो उनको लगा कि भारत के जो लोग हैं वो सीधे सच्चे और प्रकृति के साथ विश्व कल्याण की भावना वाले हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए स्वतंत्रता के समर में उन्होंने भी योगदान दिया। निश्चित ही सर। और मैं चूंकि अब आपने जो बात की कि सरहद के पार भी, तो मैं वहीं से शुरुआत करूँगा कि आप सेब खाते होंगे, और हिमाचल के सेब बहुत अच्छे हैं, और जब खाते हैं तो वो सेब मैंने एक अंदर से तृप्ति आती है। लेकिन आपको ये पता है कि इस सेब के पीछे भी एक कहानी है। एक सैमुअल इवांस स्टोक्स थे जो अमेरिकी थे, और वो इकलौते ऐसे अमेरिकी हैं जो भारत की आज़ादी हेतु कारागार गए। कोई ऐसा अमेरिकी नहीं है जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व दिया, और उसके लिए अंग्रेज सरकार ने उनको सजा भी दी। ये सैमुअल इवांस स्टोक्स हैं, जो बाद में सत्यानंद स्टोक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो वो खादी पहनने लगे, लेकिन जब वो आए थे यहाँ पे तो एज ए बिजनेसमैन आए थे, और उन्होंने यहाँ पे सेब की पैदावार हिमाचल में स्टार्ट की। और जब धीरे धीरे वहाँ पे काफ़ी लोगों को उन्होंने सेब के बारे में बताया, और सेब की जो गार्डन्स है वो लगाने लगे, तो एक तो वहाँ पे जो उनका जो आर्थिक जो समृद्धि है वो आई। ठीक है, उनके पीछे कई जो सेब में है ना, कई हैं, जैसे सनातन धर्म की बात उन्होंने की, संवेदना की बात की, समर्पण की बात की, भारत के प्रति सहानुभूति, सदिच्छा, सद्भावना, स्वाभिमान, असन्मार्ग की बात की। आज हिमाचल प्रदेश यदि सेब का राज्य है तो उसमें सत्यानंद स्टोक्स का बहुत बड़ा योगदान है। आपको उसके बाद 1905 में वो यहाँ आ गए थे, और उसके बाद वो यहीं के होकर रह गए। गांधी जी ने उनके बारे में जो कहा था, उससे हम उनकी जो योगदान है उसको रेखांकित कर सकते हैं। उसने भारतीयों के बारे में, भारतीयों के साथ भारतीय बनकर सोचा।
गांधी जी जब कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय बनकर सोचा, उन्होंने उनके दुख बांटे और भारतीयों के साथ संघर्ष में कूद गए। ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत कष्टप्रद साबित हुआ और ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि इनको यदि हम सेट फ्री रखेंगे, यदि खुला रखेंगे, तो शायद ब्रिटिश की जो हुकूमत है वो डिग जाएगी। इसलिए उन्होंने उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की, लेकिन वो माने, उन्होंने इससे वो डिगे नहीं। एक सेब का बागवानी करने वाला व्यक्ति, वो पूरे हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में उन्होंने स्वतंत्रता की बयार बहा दी सर। ये तो बहुत सैमुअल इवांस स्टोक्स सेब से लेके आपके स्वतंत्रता तक आते हैं, तो निश्चित तौर पे हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने हमारी कंट्री के लिए ऐसा सोचा, और सहभागिता करते हैं। सहभागिता की है सर। ये स्वतंत्रता संग्राम की बात है और उसमें सहभागिता के साथ में एक योगदान इस रूप में भी कि हमें एक ऐसे फल से परिचित कराया जो हमारे देश का तो जब सेब मूल फल खाइए नहीं था। तो सैमुअल इवांस स्टोक्स को भी याद याद कीजिए। कीजिए। और ये बनता भी है कि हम उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी तमाम बाधाओं को पार करके, तमाम तरह की अवधारणाओं को तोड़कर सर। न्याय के साथ, जो नैसर्गिक न्याय है उसके पक्ष में खड़े हुए। अमूमन आज के दौर में जो जिस देश में जन्म लिया है सर। उस देश के सही और गलत के साथ खड़ा हो जाता है, सर। जबकि नैसर्गिक न्याय ये कहता है कि जो सत्य है, जो आवश्यक है, जो न्याय है, उसके साथ खड़ा हुआ जाए। निश्चित ही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो कथानक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ज़रूर प्रेरणा देता है और हमें न्यायप्रिय भी बनाता है। जी सर, मैं इसी क्रम में यदि आपकी अनुमति हो तो जी। एक बामन नारायण जोशी, अब हम महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र, हाँ। कि जो आते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे बामन नारायण जोशी साहब, मैं उनको नमन करते हुए उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उस दौर में नासिक का जो कलेक्टर था वो एक अंग्रेज अधिकारी था, आर्थर एम जैक्सन। वो भारतीयों का कट्टर शत्रु था। उसने राष्ट्रीय कविताएं छपवाने पर आपने वीर क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर साहब, प्रातः वंदनीय, उनको आजीवन कारावास का दंड देके उनको अंडमान भेज दिया था। सावरकर साहब को अंडमान भेजने वाला यही एक दुष्ट अंग्रेज अधिकारी था। वंदे मातरम कहने पर वो लोगों को बेतरह कोड़े मरवाता था। ऐसे क्रूर कलेक्टर जैक्सन का नासिक के एक नाट्यगृह में क्रांतिवीर अनंत लक्ष्मण कोनहरे, विनायक देशपांडे और कृष्णा जी कर्वे ने वध कर दिया। इन तीनों को भी इन्होंने, जबकि जानते थे कि वो उसके साथ बहुत तगड़ी सुरक्षा थी, लेकिन फिर भी इन तीन क्रांतिकारियों ने उनको मार दिया। और यह ब्रिटिश सरकार को खुली चेतावनी थी कि क्रांतिकारी उस किसी भी अंग्रेज अफसर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो भारतीयों की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास करेंगे। जैक्सन के वध में क्रांतिवीर वामन नारायण जोशी की बहुत बड़ी भूमिका थी। जो अनंत कोनहरे की जिस पिस्टल से जो फायरिंग हुई है, उस पिस्टल का प्रशिक्षण वामन नारायण जोशी ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने ही जैक्सन की पहचान सुनिश्चित कराई थी कि ये जैक्सन है जिस पे आपको फायर करना था। और उन्होंने इस पूरे उसका जो इसकी जो हत्या हुई इस क्रूर अंग्रेज अधिकारी की, उसको पूरा इसको योजनाबद्ध किया था, तो ये वामन नारायण जोशी थे। और खैर उनको उन्होंने काफ़ी बाद में काफ़ी उन पे यातना दिया और उनके घर में और उनके घरों को खुदवा तक दिया वहाँ के अंग्रेज कलेक्टर में, लेकिन फिर भी वामन नारायण जोशी नहीं डिगे। और उसके बाद कंटिन्यू वो अंतिम दम तक उन्होंने संघर्ष किया। बिल्कुल। और ये तो देखिए, ये नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है सर। और ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिनका सारे तथ्य भी उपलब्ध हैं और उनके दस्तावेज भी उपलब्ध हैं, जिनको हम अलग अलग जगहों के, अलग अलग राज्यों के अभिलेखागार में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस महत्वपूर्ण योगदान को हम उल्लिखित कर सकते हैं। और ऐसे ही राज्यों के सीमाएं टूटती गईं और अलग अलग राज्यों में सब जगह से इस तरह के वीर क्रांतिकारी सामने आए और उन्होंने अपनी भूमिका अदा की जब देश को उनकी ज़रूरत थी। ये सर, यदि मैं इस क्रम में अब पूरब की ओर आता हूँ, तो झारखंड आज जो कि भारत का सबसे खनिज के दृष्टि से सबसे समृद्ध राज्य है, वहाँ चानकू महतो का जन्म हुआ था। चानकू महतो। चानकू महतो ने एक नारा दिया, आपोन माटी आपोन दाना, पेट काटी नहीं दीवज खजाना। यानी कि हमारी माटी है, हमारा दाना, यानी कि हमने जो अनाज उत्पन्न किया है, हम पेट काट के हम वो खजाने को भारत से बाहर नहीं ले जाने देंगे। चानकू महतो साहब झारखंड के अनन्य आदिवासी जो समुदाय हमारा है उसके देशभक्त थे। और
हुआ ऐसा कि वहाँ पे उस समय वो जो परगना में काफ़ी टैक्सेस लेते थे। एक तो जो वनवासी समुदाय के व्यक्तियों को एक तो पता ही नहीं होता था कि वो क्या टैक्स है क्या नहीं है, क्योंकि उनको उस समय बहुत सारी चीज़। लेकिन जब चाणक्य महतो ने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हमारे यहाँ का खनिज, हमारे यहाँ का खेत, हमारे यहाँ का अनाज, और इसका उपयोग कौन करते हैं? अंग्रेज। तो उन्होंने अंग्रेजों ने के विरुद्ध उन्होंने एक जन जागरण स्टार्ट किया और एक समानांतर सरकार वहां पे खड़ी की। आप लोग सोचते होंगे कि झारखंड वहां पे तो आज से 100 बरस पहले 1816 के आसपास, यानी 1816 का माने हो गया करीबन 200 के बरस आसपास। तो 200 बरस पहले कोई कहाँ वनवासी समुदाय इतना एक्टिव होगा। लेकिन उन्होंने चाणक्य महतो ने वहाँ वैकल्पिक सरकार वहाँ पे खड़ी की। अंग्रेजों को लगा, उनको एहसास ही नहीं था कि एक हाथ से सोच सकते हैं, कहाँ से संभव है। उन्होंने क्या किया कि अपने स्तर से लोगों को एकजुट किया, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट किया और वहीं पे ये नारा दिया, आपोन माटी आपोन दाना, पेट काटी नहीं देवज खजाना। और वहाँ पे एक हूल क्रांति भी हुई 1853 के आसपास। और इसके बाद उन्होंने पूरा आसपास के जितने भी वनवासी समुदाय के व्यक्तियों को एकत्र किया। अंग्रेजों को इतना भय हो गया था कि वो अब उन फॉरेस्ट में जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। तो ऐसे थे चाणक्य महतो, जिन्होंने कि झारखंड से इस विजय घोष को आगे बढ़ाया है। सर, क्या बात है। तो ऐसे बहुत से क्रांतिकारी जिनकी कथाओं को आपने संकलित किया है, तो आप इन्हें पढ़ें ज़रूर, और पढ़ने के साथ में अपने बच्चों को सुनाएं ज़रूर, क्योंकि आज की पीढ़ी आगे इन हमारे क्रांतिकारियों के योगदान को लेकर जाएगी। और ये ज़रूरी है, क्योंकि अब जो पीढ़ी आ रही है उसको बहुत से ऐसे वीर स्वतंत्र सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी आहुति देने वाले, बलिदान देने वाले नायक हैं। उनकी कथाओं से उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी और अपने राष्ट्र के प्रति अनुराग भी बढ़ेगा, जिसकी आज सख्त आवश्यकता है। क्योंकि जो दुनिया की सरहदें हैं वो अब विचारों के स्तर पर तो टूटी हुई हैं। हाँ। और सब तरफ आदान प्रदान हो रहा है। तो जो वास्तविक किरदार हैं, जो वास्तविक हीरो हैं, उनसे प्रभावित होना श्रेयस्कर है। जी सर, एकदम ऐसा ही होना चाहिए राधेश्याम जी। और चूंकि मिशन शक्ति का समय है और हमारी जो नारियां हैं वो किसी भी मायने में कभी भी पीछे नहीं रही। हाँ, इसमें भी जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसका भी एक बड़ा षड्यंत्र रहा कि हमारी एकजुटता को कैसे तोड़ा जाए, हमारे भाव को कैसे कुचला जाए, हमारे समर्पण को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। और देश में जो एक दूसरे की ध्यान रखने की परंपरा रही हमेशा से, वसुधैव कुटुंबकम के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो ये भावना रही है, उस भावना को कैसे तोड़ा जाए, इसलिए तमाम तरह के ऐसे षड्यंत्र रचे गए। हाँ। चाहे वो गोवंश के माध्यम से किए गए हों, चाहे जाति के माध्यम से किए गए हों, चाहे तमाम तरह के छुआछूत और भेदभाव के काम किए गए हों। जैसे कहा गया कि बहुत तरह के टैक्स वसूलने के कारण उन्होंने श्रेणीबद्ध किया। जी सर। तो अलग अलग कैटेगराइजेशन करने के कारण उन्होंने छुआछूत को पैदा किया। हाँ। और उन्होंने इसको प्रोपेगेट की भी किया, और वो हमारे भारतीय समाज पर एक कलंक के तौर पर उसको पोषित करते रहे। पोषित करेगा जी। तो मैं इसी क्रम में हम भारत की महान वीर नारियों के क्रम में जो गाथा एक सुनाते हैं, रानी चेन्नम्मा का। रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी। तो अंग्रेजों को आपने देखा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। उनका ये था कि यदि कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किसी राजा की कोई वैध संतान नहीं है तो वो जो राज्य है उसको अंग्रेज अपने साम्राज्य में उसको मिला लेंगे। रानी चेन्नम्मा इस बात को समझती थी। और आपको ये बताएं कि उनकी माताजी और उनके पिताजी धुलप्पा, माताजी पद्मावती ने, आज से करीबन 1778 की बात है, 250 बरस बीत गए, लेकिन उनके माता पिताजी ने कभी भी अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया। और रानी चेन्नम्मा का पालन, जो उनकी परवरिश हुई, वो एकदम युवराज के तौर पे हुई। तो एक तो उनके माता पिताजी को नमन कि उन्होंने ऐसी वीर पुत्री को जन्म दिया, उसको संवारा, ठीक है। और उसके बाद जब वो कित्तूर की रानी बन गई, जब कित्तूर की रानी बन गई तो 1824 में उनके जो पति थे उनका देहावसान हो गया और रानी चेन्नम्मा उस पर शासन करने लगी। इसी दौरान जो उनका जो एकमात्र पुत्र था, जो रुद्र, उनकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब अंग्रेजों को एक मौका प्राप्त हो गया और उन्होंने इसको डॉक्ट्रिन ऑफ उनकी उसको चाह रहे थे कि वो किसी तरह से उसको अपने साम्राज्य में मिलाएं। लेकिन रानी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अंतिम दम तक अंग्रेजों को अपने राज्य में घुसने नहीं दूंगी। अंग्रेजों को यह बात बहुत ही
बुरी महसूस हुई। और लॉर्ड एलिफिंस्टन ने उनके दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा, उन्होंने, रानी ने शिवलिंगप्पा को अपना दत्तक पुत्र बनाया, उन्होंने उसको मान्यता नहीं दी और रानी चेन्नप्पा को कहा कि आप आत्मसमर्पण कीजिए। इसके प्रत्युत्तर में अब क्या होता है, रानी चेन्नप्पा ने जो कहा, जो मेरी इस कविता जो दूसरी पुस्तक का जो एक शीर्षक है कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, कित्तूर साम्राज्य को दास्ता की बेड़ियों में मैं जकड़ में नहीं दूंगी। राज्य के उत्तराधिकारी का निर्णय राज्य का आंतरिक विषय है, जो संप्रभुता की बात होती है। आज उन्होंने कहा कि मैं संप्रभु हूं, मैं आपकी मुखापेक्षी नहीं हूं और एक एक अंतिम तक मैं युद्ध करूंगी। रानी चेन्नप्पा ने जब यह संदेश भेजा तो इसके साथ ही वो अंग्रेजों में और इनके बीच में युद्ध हो गया और अंग्रेज ये सोच रहे थे कि उन्होंने कित्तूर के आसपास जो है कि वो पूरी घेराबंदी की। लेकिन रानी चेन्नप्पा एक बहुत अच्छी सामरिक योद्धा भी थी, रणनीतिकार थी। उन्होंने एकदम सुबह होने के ठीक पहले ही, मतलब लोग सोचते हैं कि सुबह होगा तब युद्ध होगा, सुबह होने के ठीक पहले अचानक से कित्तूर का जो फोर्ट का द्वार ओपन होता है, खुलता है और रानी चेन्नप्पा की पूरी फौज जो है अंग्रेजी सेना पे टूट पड़ती है। अंग्रेज तैयार ही नहीं थे कि रात अभी तो सुबह नहीं हुई है, सुबह होगी तब युद्ध होगा, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने युद्ध कर दिया और उनके पीछे उसके साथ उनकी 2000 रणबांकुरे फौज थी, जबकि अंग्रेजों की जो संख्या थी वो 20,000 से अधिक थी। लेकिन वो 2000 की रणबांकुरों की सेना ने रानी चेन्नप्पा के नेतृत्व में 20,000 सिपाहियों को रौंद दिया। 12 दिन तक यह घनघोर युद्ध चला, ठीक है, और रानी की सेना ने अंग्रेजों पे जबरदस्त कहर बरपाया। बाद में खैर वो कंटिन्यू, चूँकि और भी अंग्रेजों ने अपनी फौज मंगा ली और इसके बाद रानी चेन्नप्पा वो हार गई वहाँ पे, लेकिन अंग्रेजों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। ये जो बल है, आत्मबल, ये उसका प्रतीक दिखता है, क्योंकि जो जब आप बल से भरे होते हैं, जब आप एकदम स्पष्ट निर्णय, स्पष्ट लक्ष्य आपको दिखता है, तो आप अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते जाते हैं, परिणाम कुछ भी हो लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। ये बहुत सुंदर कहानी आपने, तो जब इन कहानियों का संकलन कर रहे थे तो क्या क्या कठिनाइयाँ आपको हुई? हाँ, क्योंकि ये इतना दुरूह कार्य है। मैंने महाराष्ट्र में जब अध्ययन किया तो उसमें पूरे इंडिया से, चूँकि वहाँ पे लोग आते थे, तो हमारे बहुत सारे फ्रेटर्निटी, जो फ्रेटर्निटी कई स्टेट से थे, तो फिर मैंने उन सबसे कांटेक्ट किया, जैसे होता है एलुमनाई मीट, तो उसमें मैंने बात किया उनसे और मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपने स्टेट से ना एक कहानी दे, ठीक है, और वो वहाँ जाए। सिर्फ कहानी कभी भी जो ना वो कट कॉपी पेस्ट की जो संस्कृति है वो अच्छी नहीं होती। हमने कहा आप मौके पे जाओ, जब आप जाओगे तो कोई ना कोई उनके बारे में बताएगा। हो सकता है उसके नाम की कोई सड़क हो, कोई वहाँ पे छोटा सा पुस्तकालय हो जिसकी में उनकी फ़ोटो हो, जहाँ उनके बारे में कुछ और ऐसा लिटरेचर हो, उनके कोई वंशज में कोई पोते पोती या नाती नातिन कोई भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ होगी ना, जो अभी तक किताबों में नहीं आई है, या चूँकि किताबें हैं ही नहीं, इनके बारे में था नहीं, तो आप जाओगे तो कुछ पता होगा। हाँ, ये था कि इसमें कई जगह रेजिस्टेंस भी था कि नहीं, आप क्यों आप हमसे पूछने आए हैं और ऐसा है। लेकिन जब उनको इस पवित्र उद्देश्य के बारे में बताया गया तो सभी लोगों ने इसकी तारीफ़ की और फिर वो हमसे कनेक्ट हुए, और कुछ लोगों ने तो फिर जब कनेक्शन हो गया तो हमको ईमेल पे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भेजी। तो ऐसे हमारे दोस्तों का, हमारे सहयोगियों का इसमें योगदान है। संदीप जी ने भी इसमें बहुत मदद की है। हम संदीप जी के आभारी हैं कि उनकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे, यूपी के खास तौर पे जब मैंने ये काम किया था उसमें हमारे संदीप जी का काफ़ी योगदान है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो बहन है प्रतिमा सिन्हा, वो इस समय हाजीपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में है। उन्होंने भी हाजीपुर और जो यूपी जो बिहार का वो क्षेत्र है वहाँ से वो खुद उन्होंने सर्वे किया, R&D किया, वहाँ दिया। और मेरी जो वाइफ हैं, चूँकि वो इलाहाबाद की हैं, तो वो वहाँ गई, वो उन्होंने उस क्षेत्र में अध्ययन किया। तो ऐसे करके एक कारवा बन गया और आज आपके समक्ष पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। और अकेले चने थे 92 मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आप भी इसमें जुड़ते रहिए, इस कारवें को बढ़ाते रहिए और इन पुस्तकों को पढ़िए, सुनाइए और इसको आगे बढ़ाइए, ताकि हमारी जो आज की पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, वो हमारे कल को जान सकें। जो बीता हुआ कल है उसमें किस किस तरह से लोगों ने बलिदान किया है, और आगे उन कहानियों से नए तरह के सैनिक तैयार हों जो हमारे भविष्य को गढ़ने में अपनी आहुति, अपना बलिदान, अपना योगदान, अपना समर्पण दे सकें।
तो आपको क्योंकि बहुत जब बहुत देश रहेगा तो हम रहेंगे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमसे देश है, ये भी है, और देश है तो हम हैं, और ये सिलसिला बरकरार रहे। आपको बहुत बहुत निश्चित। साधुवाद। और ये पुस्तकें एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे जो भी श्रोता और हमारे जो दर्शक हैं जो सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, एक रक्त का कण कण समर्पित, ये उत्तर प्रदेश की जितने भी वीर स्वातंत्र्य सेनानी हैं उनकी कहानियों का संकलन है, और देश के अलग अलग प्रांतों के जो वीर रणबांकुरे हैं उनकी कहानियों का संकलन है। जरा याद उन्हें भी कर लो। प्रभात प्रकाशन की है, और आपका ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान, और इसके साथ में जो आपका अभियान है, जो आपकी अपील है, उसमें भी आप जुड़ें। प्रकृति को प्रेम करें, प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है, और आप उससे जुड़ें और वन्य जीवों के रक्षा में आप भागीदार हों, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वो हमें अपनी भूमिका ज़रूर निभाते हैं। मैं राधे श्याम जी, आपकी वाणी और आपकी जो आपने जो ये संदेश दिया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। निश्चित तौर पे हम वसुधैव कुटुंबकम को माने और अपने देश से प्रेम करें। और मैं आपने मुझे जो ये आमंत्रण दिया, रेडियो जय घोष का, जो संस्कृति विभाग का एक कम्युनिटी एंड वेब रेडियो है, मैं उनके सभी सम्मानित श्रोताओं को हृदय से नमन करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप आएँ, हम सब मिलें और इस देश को सबसे अच्छा राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित करें। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद आपकी भावना के लिए, और आपको भी धन्यवाद, आभार कि हमारे स्टूडियो में आप आए। और चूंकि एक आईपीएस ऑफिसर का जीवन व्यस्त होता है, बहुत से दायित्व होते हैं, और उन दायित्वों के साथ में जितने अलग अलग जनपदों में आप रहे हैं, सब कठिन जनपद रहे हैं। तो चिरंजीव नाथ सिन्हा जी, जो कि लखनऊ में एडिशनल डीसीपी के तौर पर अपना कार्यभार निर्वाह कर रहे हैं, आपने अलग अलग भूमिकाएं अदा की हैं अलग अलग जनपदों में। आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं, कठिन जनपद रहे हैं, लेकिन अब राजधानी में हैं आप, तो उन दायित्वों के बीच से आपने समय निकाला है, और आगे भी आपकी अनुमति से इन कहानियों को रेडियो जय घोष पर हम सुनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये कहानियाँ आप तक पहुँचें और आपके दिल को न केवल छुएं बल्कि आपको प्रेरित भी करें। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय हिंद। जय हिंद। जय